Hello everyone, welcome back to my channel Psychology Bite. Welcome to our PIQ series. हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 परसेप्शन एंड लर्निंग और मेमोरी। इसके पहले हमने 4 यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं परसेप्शन का ये जो है पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 आएगा। तो एग्ज़ाम का भी डेट जो है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और एग्ज़ाम आने वाला है। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होप यू आर डूइंग वेल। तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि Pavlov while discussing the strong or weak nervous system believed that the point of transmarginal inhibition is the point beyond which, यानी पैवलोव के अनुसार मजबूत और कमजोर तंत्रिका तंत्रों पर चर्चा करते समय ट्रांसमार्जिनल इनहिबिशन वह बिंदु है जिसके आगे क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स डिक्रीज एज स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड डिक्रीज। एंड बी कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज एज स्टिमुलस इंटेंसिटी डिक्रीज। एंड थर्ड ऑप्शन में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स इंक्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज। और फोर्थ ऑप्शन में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स डिक्रीज इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टिमुलस इंटेंसिटी डिक्रीज। तो ट्रांसमार्जिनल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ट्रांसमार्जिनल क्या है? ट्रांसमार्जिनल इनहिबिशन एक ऐसा अवस्था है जिसमें कि क्या होता है कि जब अत्यधिक उत्तेजना के बाद जो तंत्रिका तंत्र प्रक्रिया को दबाने लगता है, यानी कि अगर इंग्लिश में देखते हैं तो कहता है कि ट्रांसमार्जिनल इनहिबिशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जहाँ पे क्या होता है कि नर्वस सिस्टम शट डाउन होता है और उसके बाद क्या होता है एक्सेसिव स्टिमुलेशन और नर्वस एक्सेसिव स्टिमुलेशन जब होता है तो उस टाइम क्या होता है कि इसको शट डाउन कर देता है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है, स्टार्ट होता है ये उसको वीकन कर देता है। स्टिमुलस कीप इंक्रीजिंग। द राइट आंसर इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स ऑफ डिक्रीज एंड स्टिमुलस इंटेंसिटी इज डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, यानी प्रतिक्रिया की मात्रा उत्तेजना की तीव्रता घटने लगती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हेन अ टारगेट इज डिफाइंड by just one distinctive feature which is available on its feature map and its call attention to itself it is known as। यानी कहता है कि जब एक लक्ष्य केवल एक विशिष्ट विशेषता से प्रभावित होता है और वो अपने आप ध्यान आकर्षित करता है। की पॉइंट जो है आपका ये है कि अपने आप ध्यान आकर्षित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो वो जो होता है वो पॉपअप इफेक्ट होता है। पॉपअप इफेक्ट में क्या होता है कि स्टिमुलस में एक स्टिमुलस ही ऐसा आपको वो अट्रैक्शन रहेगा, वो आपके तरफ अपना ध्यान खींचेगा या बहुत चमकीला होगा या बाकी चीज़ों से अलग होगा। तो जैसे भीड़ में कोई इस कलर के कपड़े पहन लेता है जिससे आपको पता चलेगा कि बाकी सबका सेम है। अगर मान लो स्कूल में आप जाते हो, सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए हैं, किसी बच्चे का बर्थडे है और वो अपना कलरफुल ड्रेस पहन के आता है, तो उसमें क्या होता है कि हम पहचान जाते हैं कि इस बच्चे का बर्थडे है, क्योंकि वो स्टिमुलस ही है जो बाकी चीज़ों से अलग है। इसे कहते हैं पॉपअप इफेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लॉफ्टस एंड पिकरेल ने बचपन की घटनाएं याद करने और एक झूठी घटना लिखने को कहा। लगभग 1/3 प्रतिभागियों से झूठी घटना को वास्तविक बताई। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फॉल्स मेमोरी। फॉल्स मेमोरी में क्या होता है कि आपको कोई झूठी घटना बताई जाइए, आपके ऐसे हुआ था, बचपन में ये हुआ था, वहाँ वाला पेड़ देखे थे, उस पेड़ के पास सब लोग खेलता था, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हाँ सही ऐसा हुआ था। तो दिस वन इज फॉल्स मेमोरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। मैच द लिस्ट 1 टू मैच द लिस्ट 2, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है एंड उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कहता है इनकोडिंग स्पेसिफाई हाइपोथेसिस, रिट्रीवल इंडक्शन, इंड्यूस्ड फॉरगेटिंग, स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। तो कहता है कि इनकोडिंग जो है, इनकोडिंग क्या करता है, रिकॉग्निशन करता है स्ट्रॉन्गर द रिकॉल। द फर्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर 3, ए का क्या होगा 3। एंड रिट्रीवल इंड्यूस्ड फॉरगेटिंग, रिट्रीवल इंड्यूस्ड फॉरगेटिंग में क्या होता है, सप्रेस कंप्यूटिंग एंड मेमोरी। हम क्या करते हैं, जानबूझ के हम ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हमें पेनफुल होता है और जिसे हम याद करना नहीं चाहते हैं। फिर कहता है स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी। तो स्कीमा थ्योरी ऑफ मेमोरी में क्या करते हैं, वो नॉलेज और क्या करता है मीनिंग एंड नॉलेज ऑफ मेमोरी। सी का क्या होगा, सी का 4 होगा। एंड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग क्या करता है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग रिजेक्ट मल्टीपल मेमोरी स्टोर, 4 का 1। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अरेंज द पेयरिंग ऑफ यूएस and CS in classical conditioning in term of onset of US is relation to CS starting from earliest। तो शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशन में यूएस अनकंडीशन स्टिमुलस के प्रारंभ समय के आधार पर CS एंड यूएस युग्मों का क्रम से सबसे पहले यूएस आने से शुरू करें। द अनकंडीशनल स्टिमुलस किस में शुरू होता है, तो बैकवर्ड से शुरू होता है। तो पहले क्या होता है, बैकवर्ड कंडीशनिंग होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग होता है। बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी कि पहले फूड दे दिया जाता है, उसके बाद बेल बजाया जाता है। साइमल्टेनियसली में क्या करते हैं, दोनों को एक साथ दे देते हैं। फिर क्या होता है, देन डिलेड कंडीशनिंग, देन ट्रेस कंडीशनिंग। The right answer is A, B, C and D. The first option is correct. Okay. Question number 6 कहता है assertion and reason में in fixed interval schedule of reinforcement behavior is reinforced in a fixed time of period। बिल्कुल सही बात है। फिक्स इंटरवल में क्या एक टाइम सुनिश्चित किया जाता है, उसी टाइम पे आपको क्या किया जाता है, रिइंफोर्समेंट मिलता है। और रीजन में क्या कहता है, when student get feedback intermittently their level of performance increase। तो इसमें जो है ये फिक्स की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इंटरमिटेंटली यानी कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, बीच बीच में कभी दे दिया जाएगा। तो दोनों जो है वो अलग अलग ये है स्टेटमेंट है, लेकिन एक दूसरे को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। द राइट आंसर इज बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग प्रपोज्ड बाय क्रैक एंड लोकहार्ट। तो क्रैक एंड लोकहार्ट द्वारा जो है प्रस्तावित प्रोसेसिंग के स्तर कौन कौन से हैं। सिंबॉलिक, सेमांटिक एंड अकॉस्टिक, फिजिकल, बिहेवियरल एंड अकॉस्टिक, बिहेवियरल, अकॉस्टिक एंड सेमांटिक एंड फिजिकल, अकॉस्टिक एंड सेमांटिक। तो क्रॉक और लोकहार्ट ने क्या दिया था, 3 स्तर दिया था और वो स्तर क्या था, फिजिकल, अकॉस्टिक एंड सेमेंटिक, जिसमें कि सेमेंटिक क्या होता है, डीप लेवल का होता है जिसका कोई मतलब होता है और जो चीज़ें हम मीनिंग से समझते हैं उसको हम क्या करते हैं, बहुत दिनों तक याद करके रखते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फिजिकल, अकॉस्टिक एंड सेमेंटिक। इसको कैसे याद कर सकते हैं, पास, PAS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि any activity can be reinforced if a contingency schedule constrained by
एन एनिमल एक्सेस टू द एक्टिविटी दिस इज नोन एज, यानी किसी गतिविधि की उपलब्धता को कंटीजेंसी शेड्यूल द्वारा सीमित कर दिया जाए तो उसकी कोई भी गतिविधि एक रिइंफोर्सर बन सकती है, उसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस। उसमें क्या होता है कि जब आप किसी पसंदीदा गतिविधि की पहुंच को सीमित कर देते हैं और वही गतिविधि क्या होता है, एक रिइंफोर्सर बन जाती है, जैसे कि प्रीमैक प्रिंसिपल। ओके, द राइट आंसर इज प्रीमैक प्रिंसिपल। यानी कि कोई चीज जो आपको नहीं पसंद है और उसके बदले में आप क्या करते हो कि जो लीस्ट प्रेफरेबल है उसको मोस्ट प्रेफरेबल के साथ हम कनेक्ट करते हैं। बच्चे करेला नहीं खाना चाहते हैं, बच्चे अगर ये क्या बोलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाओगे तो कैंडी मिलेगा, क्योंकि कैंडी बच्चे को पसंद होता है। तो मोस्ट प्रेफरेबल क्या हुआ, कैंडी हो गया, और लीस्ट प्रेफरेबल क्या हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया। द राइट आंसर इज प्रीमैक प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर 3 बी। सॉरी, डिसइक्विलिब्रियम हाइपोथेसिस कहते हैं इसे। यहाँ एक्टिविटी के बारे में पूछा है, एनी एक्टिविटी कैन बी रिइंफोर्स्ड एंड कंटीजेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है टोकन इकोनॉमी इज ए बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लर्निंग प्रिंसिपल। यानी टोकन इकोनॉमी का एक व्यवहार संशोधन तकनीक है जिनमें से अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? तो टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, टोकन इकोनॉमी में बच्चे को कहा जाता है कि आप अगर ये काम करते हो तो उसे टोकन दिया जाता है, उसका आप कुछ मतलब आप उसे डायरेक्टली रिइंफोर्स नहीं कर रहे हो, आपको कुछ दे रहे हो, बोलते हो फिर कि अगर आपने 10 टोकन इकट्ठा कर लिया उसके बाद उसके बदले आप उससे कुछ ले सकते हो। तो टोकन इकोनॉमी मुख्यतः क्या होता है, कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग और पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट पे बेस्ड होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो ये है डिजायरेबल बिहेवियर पे टोकन दिया जाता है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग पे बेस्ड नहीं होता है। ओके, द राइट आंसर इज पॉजिटिव ये क्लासिकल कंटीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इन्वॉल्व, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में क्या शामिल होता है, तो अटेंशन, रिटेंशन एंड प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। 1 and 3 is the right answer. Option number 1 is correct. Question 11 कहता है railroad track that seems to draw closer together as they recede into the distance are an example of रेल की पटरियां जब दूरी में जाती हैं तो यो एक दूसरे से सटी हुई प्रतीत होती है। यह किसका उदाहरण है? लीनियर पर्सपेक्टिव, रिलेटिव साइज, बाइनोक्यूलर विजन एंड फीचर डिटेक्शन। तो ये जो है ये क्या है, लीनियर पर्सपेक्टिव होता है, यानी दो लाइन जो है आपस में क्या दिखती है, जुड़ी हुई दिखती है। इसका कारण क्या होता है, मोनिकुलर डेप्थ की वजह से ऐसा होता है। Which of the following factor reduce the accuracy of eyewitness testimony? यानी निम्नलिखित में से कौन से कारक आंखों देखी गवाही की सटीकता को कम करते हैं? सजेस्टिबिलिटी, सोर्स मॉनिटरिंग एरर, इंटरफेरेंस, डिके ऑफ मेमोरी ट्रेस एंड इल्यूजन ऑफ आउटग्रुप होमोजेनिटी। तो सजेस्टिबिलिटी है, फिर क्या है, सोर्स मॉनिटरिंग एरर एंड इल्यूजन ऑफ आउटग्रुप होमोजेनिटी। ओके, इसमें क्या होता है, टेस्ट ये आई विटनेस मेमोरी में क्या होता है कि जैसे कि आपको वकील देखते होंगे, आप उस रात कहाँ गए थे, आप वहां पर गए थे, आप ये किए थे, वो किए थे, तो वो क्या करता है, वो आपको सजेस्ट करता है,
और आप उस पर हाँ 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 करते जाते हो। तो दिस वन इज ए ऑप्शन नंबर 1 and 3 and 5. ओके, 1, 2 and 5। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है असर्शन एंड रीजन में, असर्शन में कहता है रिसर्च सजेस्टेड दैट द डिले कंडीशनिंग इज जनरली द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ द फॉर एस्टैब्लिश कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। और रीजन में कहता है कि कंडीशन स्टिमुलस हेल्प्स प्रेडिक्ट forthcoming presentation of unconditioned stimulus। तो डिले कंडीशन आमतौर पे क्या करता है, कंडीशन रिस्पॉन्स स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। और कंडीशन स्टिमुलस रीजन में क्या कहता है, कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के आने के पूर्वानुमान लगाने की मदद करता है। तो बिल्कुल सही बात है। क्या करता है, डिले कंडीशनिंग में CS पहले आता है और फिर ओवरलैप करता है किसको, US को। और वो क्या करता है, वो एक प्रेडिक्शन बनाता है कि खाना आने वाला है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है असर्शन एंड रीजन illusion are instance in which perception yield false interpretation of a physical reality। यानी इल्यूजन वह स्थिति है जिसमें हमारा परसेप्शन क्या होता है, वास्तविकता की गलत व्याख्या देता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो इल्यूजन है। और रीजन में क्या कहता है कि द थ्योरी ऑफ मिसलीप अप्लाइड constancy suggests that when looking at illusion we interpret certain cues and suggesting that the some part or farther than other because of our powerful tendency toward size constancy। यानी रीजन में ये कहता है कि मिस अप्लाइड कंस्टेंसी थ्योरी के अनुसार आकार, स्थिरता और संकेत दूरी को गलत तरीके से व्याख्यात किया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। इल्यूजन कब बनता है, जब हमारे ब्रेन में साइज और डिस्टेंस क्यू को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। और मिस अप्लाइड कंस्टेंसी द्वारा इसको क्या किया जाता है, अच्छे से समझा जाता है, उसके डिफरेंस को समझा जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 इन द मल्टीपल कंपोनेंट मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ व्हिच कंपोनेंट, एपिसोडिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्केच पैड, procedural information and abstract semantic information and episodic information। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है किसको, फोनोलॉजिकल लूप को, और विजुअल स्पेशल स्केच पैड को। दोनों जो है मुख्य क्या है, उप प्रणाली को कंट्रोल करता है। और प्रोसीजरल सेमेंटिक जो है इसे नहीं करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, 2 and 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि द 5 फेनोमेनन स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन एंड इंड्यूस्ड मोशन एंड ऑटोकाइनेटिक मोशन आर, क्या है? 5 फेनोमेना स्ट्रोबोस्कोपिक मोशन एंड इंड्यूस्ड मोशन और ऑटोकाइनेटिक मोशन सभी क्या है? पिक्टोरियल क्यू है, एपरेंट मोशन है, डबल इमेज है या नॉन वर्बल क्यू है। तो आप देखोगे सब क्या है, मोशन की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इल्यूजनरी अपेरेंट मूवमेंट। और यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक्चुअल फिजिकल मोशन नहीं होता है, इसमें बस क्या होता है कि विजुअल सिस्टम को ऐसा लगता है कि जो सीक्वेंस और वो जो बन रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो एक मोशन। जैसे हम जब ट्रेन से सफ़र करते हैं, आपको पता है कि जो बाहर वाली चीज़ें हैं, जो पेड़ हैं, वो स्टिल हैं, पर हमें ऐसा क्या प्रतीत करता है, सब हमें क्रॉस कर रहे हैं, सब इधर से उधर जा रहे हैं। द राइट आंसर इज अपरेंट मूवमेंट, ऑपरेंट मोशन। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है एज वी इंटर अ मूवी थिएटर, यानी कि जब हम तेज रोशनी से मूवी थिएटर में प्रवेश करते हैं तो 5 से 10 मिनट तक क्या होता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। रोशनी जो है वो हमारे देखने की क्षमता में, कम रोशनी की वजह से हमारी देखने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये किस कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डार्क अडेप्टेशन। डार्क अडेप्टेशन में क्या होता है कि डार्क अडेप्टेशन में हमारी आंखें जो है धीरे धीरे क्या करती है, अंधेरे को अंधेरे में अपने आप को अडेप्ट करने लगती है। और अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में रोड और कोन्स हमारी आंखों में होते हैं। तो अंधेरे में कौन काम करता है, अंधेरे रॉड का काम है संवेदनशीलता बढ़ने से कम प्रकाश में देखने में हेल्प करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एलोबरेटिव रिहर्सल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एलोबरेटिव रिहर्सल का हिस्सा है। तो कहता है कि रिमेम्बरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेंटेन इन एसटीएम, transferring information from STM to LTM, holding information for brief period of time while being used, and ability to focus on only one stimulus। तो लैबोरेटरी रिहर्सल में क्या होता है, वो क्या करता है, जब इंफॉर्मेशन को STM से LTM यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं। और वो कौन सी रिहर्सल करते हैं, हम एलाबोरेटिव रिहर्सल करते हैं। ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम STM टू LTM इज द करेक्ट आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर मेनी निमोनिक डिवाइस टू हेल्प अ पर्सन टू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ वर्ड ऑफ वोकैबुलरी आइटम, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिवाइस एंड सीरीज, यानी बहुत सारी चीज़ों को हम याद करने के लिए क्या करते हैं, उसका निमोनिक बनाते हैं। तो उसके सीक्वेंस को या उसके उन मेथड को पहचानना है। कौन कौन सा मेथड है, कैटेगोरिकल क्लस्टरिंग, इंटरैक्टिव इमेजेस, रिकग्निशन, फिर क्या है, पेगवर्ड है, एंड मेथड ऑफ लोकी। तो जो इसका मेन है वो क्या है, क्लस्टरिंग इमेजरी, पावर ग्रिड एंड लोकाई। ये क्या है, वास्तविक निमोनिक मेथड है। द राइट आंसर इज A, B, D एंड E। रिकॉग्निशन जो है वो क्या है, वो निमोनिक टेक्निक नहीं है। रिकॉग्निशन में तुम तो किसी चीज़ों को पहचानते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 20 में कि अरेंज the following in sequence as per Atkinson-Shiffrin model of memory when the information is processed, यानी एटकिंसन-शिफ्रिन मॉडल के अनुसार क्या करना है, सूचनाओं को उसको सीक्वेंस में लगाना है। पहले क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ शॉर्ट टर्म, इलैबोरेटरी, लॉन्ग टर्म एंड अटेंशन एंड सेंसरी मेमोरी। तो इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, पहले हम किसी इंफॉर्मेशन को सेंस करते हैं, यानी पहले हमारा क्या काम करता है, सेंसरी मेमोरी काम करता है। देन क्या करते हैं, हम उस पर क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। सब पे नहीं देते हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं उसी पे हम देते हैं। तो सेंसरी मेमोरी इज फर्स्ट। फिर हम क्या करते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं और वो कहाँ जाता है, वो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। फिर एलाबोरेटिव रिहर्सल होता है और तब वो फाइनली कहाँ जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, यानी EDA कौन सा ऑप्शन में है, EDA जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन में ये कहता है कि सेंसिटिविटी टू टारगेट रिफ्लेक्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ फ्लेक्सिबल क्राइटेरियन एंड इट्स मेजर इन टर्म ऑफ हिट्स माइनस फॉल्स अलार्म, यानी लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता लचीले क्राइटेरियन पर निर्भर करता है और हिट्स एंड फॉल्स अलार्म से मापी जाती है। यानी कि स्टिमुलस जब आता है और आप जब उसे डिटेक्ट कर लेते हो कि हाँ ये
है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि हाँ प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ, वो हुआ हिट, यानी स्टिमुलस था और आप उसने पहचाना और वो हो गया आपका हिट। एंड मिस कब हो गया कि स्टिमुलस था आपने कह दिया ना नहीं है, तो दिस वन इज मिस एंड वो फॉल्स अलार्म होता है। रीजन में कहता है कि when the consequences of making miss are very grave, we lower criterion for considering something as hit। तो कहता है कि जब मिस होने के परिणाम गंभीर हो तो हम हिट मानने का क्राइटेरियन कम कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में क्या होता है कि हिट और फॉल्स अलार्म क्राइटेरियन पर निर्भर करता है, और जब क्या होता है when missing a target is risky, criterion shift explaining at the assertion the both are true and R is the correct explanation। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है व्हाट कंप्राइजेस हैप्टिक परसेप्शन। हैप्टिक क्या है, टच से रिलेटेड परसेप्शन होता है। तो टच से रिलेटेड में क्या है, शेप, साइज, वॉल्यूम, आइडेंटिटी। हम कैसे पहचान सकते हैं, छू कर किस चीज को पहचान सकते हैं, उसके शेप को पहचान सकते हैं, उसके साइज को पहचान सकते हैं, लेकिन अगर कोई वस्तु है वो कितना भारी है, क्या हम उसे छूकर पहचान सकते हैं, बिल्कुल नहीं। द राइट आंसर इज ए बी डी ओनली। ओके वॉल्यूम इज द नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 5 phenomena इज द बेस्ट सीन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इंटरवल। यानी 5 phenomena जो है वो किस समय अंतराल में सबसे अच्छा दिखाई देता है। 50 to 350 मिलीसेकेंड, 110 to 320 मिलीसेकेंड, 30 to 200 मिलीसेकेंड, या 215 to 375। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 30 to 200 मिलीसेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 25 4 व्हाट डू यू कॉल द इंटेंशन दैट इज ड्रॉन ऑटोमेटिकली टू स्टिमुलस विदाउट द इंटेंशन ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो ऐसा क्या है जो ध्यान, कौन सा ध्यान कहलाता है जो प्रतिभागी की इच्छा के बिना वो अपनी यार स्वतः उत्तेजना की ओर आकर्षित करता है। तो क्या हुआ, एक्सोजेनस अटेंशन होता है, क्योंकि वो स्टिमुलस में ऐसा पावर है या उसमें ऐसा क्वालिटी है जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया जा कर देता है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, अचानक से कोई गाड़ी आती है और वो उस गाड़ी में बहुत तेज तेज साउंड बजता है, या डीजे वाली जो गाड़ियां जाती है वो क्रॉस करता है, तो क्या है उसमें ऐसा क्वालिटी है जो अपनी ओर आपका ध्यान खींच रहा है, आपकी इच्छा नहीं भी है तो भी आप उधर देखते हो। द राइट आंसर इज एक्सोजेनस अटेंशन। ओके क्वेश्चन नंबर 25 कहता है मैच द लिस्ट 1 टू मैच द लिस्ट 2। लिस्ट 1 में फेनोमेना दिया हुआ है और लिस्ट 2 में क्या दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक दिया हुआ है, यानी कि वो सिद्धांत किसने दिया। लर्न हेल्पनेस, कॉग्निटिव मैप, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड सिस्टमेटिक क्या है डिसेंसिटाइजेशन। तो आपको पता है लर्न हेल्पनेस ने किसने दिया था, लर्न हेल्पनेस ने जो दिया हुआ था वो सेलिगमैन के द्वारा दिया गया था। तो ए का जो है ऑप्शन 3 है। ए का 3 किस में है, ए का 3 जो है सेलिगमैन 2 में है। ए का जो है वो 2 है और बी का है वो 4 है। कॉग्निटिव में किसने दिया हुआ था, टॉलमैन ने दिया था, जिन्होंने चूहे पे प्रयोग किया हुआ था मेज बॉक्स का। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग विदाउट एनी डाउट बैंडोरा and systematic desensitization is Wolf। Okay, the right answer is option number A। Question number 26 कहता है which of the following is not cause of forgetting, interference, decay, selective attention and retrieval inhibition। तो selective attention क्या करता है, वो हेल्प करता है किसमें, फोकसिंग, ओके नॉट फॉरगेटिंग। तो सेलेक्टिव अटेंशन में हम क्या करते हैं कि
जब हस्तक्षेप और क्षय की पुनः प्राप्ति अवरोध भूलने के कारण प्रमुख माने जाते हैं। हम सारी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ ही चीजों पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैच द फॉलोइंग से मोशन पैरालैक्स, टेक्सचर ग्रेडियंट, इंटरपोजिशन एंड कन्वर्जेंस। तो मोशन पैरालैक्स में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है मोशन जो है, मोशन से ही आपको लग रहा होगा कि मोशन यानी मूवमेंट यानी चलना। तो ए का क्या होगा, 4 होगा, मूवमेंट ऑफ वन पार्ट ऑफ इमेज, यानी चीजें लगती है कि है तो स्टिल, बस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो घूम रहा है। फिर टेक्सचर ग्रेडियंट, टेक्सचर ग्रेडियंट में आप देखा होगा जो क्रैक वाले फोटो नहीं आते, जैसे मिट्टी का लगता है कि बहुत मिट्टी की नमी जब सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, तो जो चीजें पास से दिखती है उसे हम क्या मानते हैं कि इसमें डेप्थ ज्यादा होगा। ओके, तो और इंटरपोजिशन क्या है, एक चीज दूसरी चीज को ओवरलैप करती है। द राइट आंसर इज ए का 4, बी का 3, टेक्सचर gradient variation in texture, and C का 2 partial occlusion, and D का जो है conversion, both are fixating and same point. The right answer is option number 2. क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, मेमोरी दैट कंटेन्स नॉलेज, फैक्ट, आइडिया दैट कैन बी एक्सप्रेस इन वर्ड और सिंबल्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं हम डिक्लेरेटिव मेमोरी। उसमें क्या होता है, डिक्लेरेटिव मेमोरी फैक्ट और कॉन्सेप्ट जो है होता है उसे हम वर्बली एक्सप्रेस कर पाते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, सेमेंटिक एंड एपिसोडिक कंपोनेंट भी इसका पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, कंपोनेंट ऑफ वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, अकास्टिक, सेमांटिक, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड एब्सिस्टिक। तो वर्किंग मेमोरी किसने दिया था, वर्किंग मेमोरी जो दिया था वो बैडलिन ने दिया था। अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे याद करना, बैड वर्क। ओके, बैड वर्क यानी बैडली एंड वर्किंग मेमोरी। ओके, बैडली के मॉडल में क्या था, केंद्रीय कार्यकारी और एपिसोडिक बफर जो है इनके क्या है, मेन कंपोनेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, सी एंड डी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड एपिसोडिक बफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्राइज्ड इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यानी निम्नलिखित में से कौन से कार्यकारी कार्यों में या एग्जीक्यूटिव फंक्शन में शामिल होते हैं, प्लानिंग, अटेंशन, सेट शिफ्टिंग और डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होता है, हायर ऑर्डर फंक्शन, जिसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। उसमें क्या आता है, प्लानिंग आता है, अटेंशन आता है एंड रेगुलेशन होता है। ओके, डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है वो किसका पार्ट है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन में नहीं आएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। In an experiment, if a light is repeatedly presented just before an electric shock, the animal learns। यानी कि एक प्रयोग में जब बिजली का झटका देने से बार बार प्रकाश दिखाया जाता है तो पशु क्या सीखता है, तो उसे लगता है, क्या लगता है, ऑपरेंट एस्केप एंड देन ऑपरेंट अवॉइडेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी पे लग गया, ऑपरेंट एस्केप एंड देन ऑपरेंट अवॉइडेंस। यानी जब एनिमल को झटका लगता है वो क्या करता है, उससे बचने की कोशिश करता है, एस्केप करने की कोशिश करता है, उसे भागने की कोशिश करता है। फिर जब
लाइट उसको प्रेजेंट किया जाता है, तो क्या कहते हैं इस चीज़ को, वो क्या करता था, कंडीशनिंग हो जाता है, और वो तब झटका आने से पहले ही क्या करता है कि उसे भागने की कोशिश करती है। ओके, द राइट क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है, कॉग्निटिव प्रोसेस एंड सिस्टम एंड प्रोसेस एंड लोकल। तो कहता है कि फीचर बेस्ड प्रोसेसिंग, होल बेस्ड और abstract category system, specific exemplar subsystem। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, जैसे फीचर बेस्ड प्रोसेसिंग जो है वो क्या है, होल बेस्ड टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या करता है, वो लिंक्ड है किसके साथ, राइट हेमिस्फीयर के साथ, एंड फीचर बेस्ड विथ लेफ्ट हेमिस्फीयर और accurate mapping of cognitive system to hemisphere and processing type. Okay, the right answer is option number 2. Question number 33 कहता है, some people believed object bring luck and success. Such superstitious may be due to, कुछ लोग ये मानते हैं कि कुछ वस्तुएं भाग्य लाती है और सफलता दिलाती है, ऐसी अंधविश्वास उत्पन्न होने का कारण हो सकता है। क्या होता है, ऑटो सेपिंग। ऑटो सेपिंग में क्या होता है कि किसी वस्तु का अनजाने में क्या करते हैं हम उसे पॉजिटिव परिणाम से संबंध मान लेते हैं। इसमें व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर हमने ये पिंक वाली सूट पहन के एग्जाम देने गए थे तो उसका रिजल्ट अच्छा है था, उस बार हमारा सिलेक्शन हो गया था, उस बार हमारा नेट क्लियर हो गया था, तो इस बार भी हम वही पिंक वाली सूट पहनेंगे तो क्या होगा, इस बार हमारा JRF आ जाएगा। पर अगर पढ़ोगे नहीं, पिंक वाली शूट भी काम नहीं करेगी। द राइट आंसर इज ऑटो सेपिंग। ओके, तो आज के लिए इतना था। थैंक यू फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पहले भी कही हूँ, आज भी कह रही हूँ, PYQ इज द बेस्ट वे टू क्रैक द एग्जाम। प्रैक्टिस करो, कीप लर्निंग, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 आने वाला है, तो दैट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।